आज अग्निवीर भर्ती योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सीएम पहुंचे कोटद्वार, विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगी मौजूद। 19 अगस्त से होना है अग्निवीर सैनिकों की भर्ती। सहकारिता सम्मेलन का आगाज, मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। चयनित किसानों को भेजा जाएगा विदेश, स्टडी से फसलों की पैदावार में होगा इजाफा। खटीमा में 25 जून को हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी, सूने घर को बनाया था निशाना। चोरी का सामान और बाइक बरामद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। और हरिद्वार में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दुकान के नजदीक होने के कारण हुआ बड़ा हादसा। दुकान के ऊपर बोर्ड लगाते समय हुआ हादसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के विभागों में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून से दिलीप जावलकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। आईएएस शैलेश बगोली को आईटी और विज्ञान प्रौद्योगिकी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईएएस दिलीप जावलकर के पास वित्त समेत पुराने विभाग भी रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रही सौजन्या के रिलीव होने के बाद ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, क्या कुछ जानकारी है इस फेरबदल को लेकर? जी देखिए, जाहिर तौर पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारियों का समय से यहाँ पर बदला जाना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आज देखा गया कि जो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी थी सौजन्या, उनको हटा दिया गया है, रिलीव कर दिया गया और उनकी जगह पर अब दिलीप जावलकर बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उत्तराखंड के, और उनको अब जगह मिली है। उनके अलावा जो शैलेश बगोली हैं वो भी काफी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस हैं दोनों ही अधिकारी। तो इसलिए इनको ये नई जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं और दोनों ही सीएम के गुड टीम में आते हैं, दोनों ही जो सचिव हैं। और इससे पहले भी अगर जो भी सरकारें रही हों विवेक, तो इन दोनों जो आईएएस अधिकारी हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों के पास रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इनके विभागों को बदलना और इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो सरकार की मंशा है वो साफ है कि चिन्हित अधिकारियों को उन स्थानों पर, उन पदों पर अधीनस्थ किया जाए जिन अधिकारियों को ये महसूस हो कि उनकी जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और जो विभाग जो उनके पास हैं उन विभागों में पूर्णतः तरीके से जो कार्य जो हो पाए, इसीलिए इन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा भी है कि हमारी जो चुनौती है वो यही है कि हमारी जितनी भी नीतियां हैं और जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे और दूर दूर के जो लोग हैं उन लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए इन फेरबदल को आज बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली बड़ी खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर, शहीद चंद्रशेखर का अंतिम संस्कार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद चंद्रशेखर के बलिदान को भी उन्होंने याद किया। गमगीन परिजनों ने भी शहीद चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं शहीद चंद्रशेखर। तो शहीद चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि भी दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, वाकई बहुत ही गमगीन करने वाले वो पल हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल विवेक, देखिए गमगीन करने वाला पल तो ये था ही, और साथ ही एक चौंकाने वाला पल भी ये था, क्योंकि जिस शहीद को पहले ही उनके परिजन ये मान चुके थे कि वाकई में वो शहीद हो गए हैं, एक बार फिर से उसी मंजर को उनके जीवन में दोहराना, वही चीज दोबारा 38 साल बाद होना, तो कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थिति थी कि जिस गम को वो भूल चुके थे। हालांकि शहीदों की शहादतों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन एक दौर जो था, बुरा दौर, वो बीत चुका था। लेकिन एक बार फिर से आज शहीद का जब यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचा तो जो परिजन थे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद
मुख्यमंत्री भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनकी शहादत को नमन किया, क्योंकि 38 साल के बाद शव मिलना, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करना, तो जाहिर तौर पर जो अन्य लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी सैनिक थे जो उनके साथ थे उस दरमियान 38 साल पहले, उन्हीं के साथ वो थे। लेकिन अचानक जो 18 लोग, जो एवलांच आया था, उस एवलांच में 18 लोगों को शहादत अपनी देनी पड़ी थी, तो उस पल को याद करना, उस शहीद को याद करना, तो वाकई में एक बहुत ही भावुक पल था। बिल्कुल, बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून में सहकारिता सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए काफी प्रयास कर रही है। चयनित किसानों को देश के 7 राज्यों के साथ ही विदेशों में भी भेजा जाएगा, जहां से मिली जानकारी का इस्तेमाल वे अपने व्यवसाय में कर सकेंगे, जिससे अच्छी पैदावार के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। फोकस कर रहे हैं कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन जो है हमारा 100% ऑनलाइन हो जाएगा, ताकि हमारे जो किसान लगभग पूरे प्रदेश में 28 से 30 लाख किसान हमारे सहकारिता से जुड़े हैं। और दूसरा बड़ा काम हमें कर रहे हैं कि अभी तक सहकारिता क्षेत्र में जो ऋण वितरण होता है, अब इसको भी हम टोटल जो है उन गरीब किसानों को ऋण देंगे जो कि अपनी आय दुगनी करने के लिए कुछ न कुछ काम करें। तो सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ है और ये बताया जा रहा है कि चयनित किसानों को विदेश भी भेजा जाएगा और अध्ययन से फसलों की पैदावार में इजाफा हो। तो ये उत्तराखंड सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मेलन, एक योजना। कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, कितना महत्वपूर्ण है ये? सरकार न केवल यहाँ से किसानों को विदेश भेज रही है, बल्कि एक अच्छी स्टडी भी चाह रही है कि वो किसान करें, ताकि यहाँ पर जो फसलें हैं उनमें न केवल एक उच्च गुणवत्ता की फसलें भी शामिल हो, साथ ही साथ पैदावार पर भी फोकस है कि इसके इजाफा भी हो। जी बिल्कुल, देखिए सहकारिता जो सम्मेलन था उसका आगाज कर दिया है आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने, और प्रत्येक जिले में इस सम्मेलन को किया जाएगा। इसके तहत चयनित जो किसान होंगे, 25 से 30 लाख जो किसान हैं जिनको लाभ दिया जाना है और लाभ दिया भी जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उनको 1 लाख से 5 लाख तक का ऋण दिया जा रहा था, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट उनसे नहीं लिया जा रहा था और बहुत सी आसान दरें थी उसकी। और अब यहाँ पर सरकार उन लोगों को चिन्हित कर रही है, खासतौर पर उन किसानों को जो किसान खुद का कार्य कर रहे हैं, यानी खुद उद्यमी जो हैं, तो उन किसानों को चयनित करके उनको 6 से 7 राज्यों में उनको भेजा जाएगा, ताकि उन राज्यों में वो देख सकें कि कैसी फसलें वहाँ के किसान कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को वो अपने खेतों में भी कर सकें, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। उसके अलावा जो यूरोप के 3 देशों में उनको भेजा जाएगा सरकार के खर्चे पे, ताकि वो जब विदेश जाएं तो देखें वहां पे कि कैसे विदेशों के जो किसान हैं वो कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी जो पैदावार है उसको तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी पहल सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं विवेक कि जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, जब बीती जो सरकार थी, बीती सरकार में भी सहकारिता विभाग उन्हीं के पास था, तो लिहाजा उनको सहकारिता का एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनको रहा है और अभी भी अपने अनुभव को लेकर ही वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया जाए। और इसी के चलते जो उनकी जो टीम है, जो खासतौर पर जिसमें डायरेक्टर मौजूद हैं, जिसमें विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो IAS अधिकारी हैं, तो पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है एकजुट होकर, और यही कोशिश की जा रही है कि सहकारिता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जो सहकारिता है, सहकारिता को अगर मजबूत करेंगे तो जाहिर तौर पर जो ग्रामीण अंचलों में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप मजबूत होंगे। क्योंकि पलायन, विवेक, हमने देखा है कि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है
और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके चलते लोगों को मैदानी इलाकों में आना पड़ता है या फिर अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं, अगर कोऑपरेटिव संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, कोऑपरेटिव संस्थाओं में अगर सहूलियतें अगर बढ़ाई जाएंगी, तो जाहिर तौर पर जो ग्रामीण अंचलों में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को तमाम सुविधाएं उन्हीं के इलाकों में मिल पाएंगी। और यही आज जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम तमाम सुविधाएं जो ग्रामीण स्तर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कोऑपरेटिव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जितनी भी सुविधाएं कोऑपरेटिव संस्था में होती हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ताकि जो लोग हैं लोगों को अपने ही क्षेत्रों में सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए और लोग पलायन करने से बचे। तो एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधने की कोशिश मंत्री ने की है, और जाहिर तौर पर ये अच्छी पहल है जिसका स्वागत पूरा प्रदेश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कैलाश आपने कि जो सपना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किसानों की आय बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहे हैं। और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं या फिर ऐसी हम दवाएं देखते हैं प्राकृतिक तौर पर, जो आयुर्वेदिक दवाओं में खासा उनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल अच्छी पहल है सरकार की। अब देखना होगा इससे कितने किसान लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर दोबारा से आरक्षण किया जाएगा। बता दें कि ये आरक्षण केवल अन्य पिछड़े वर्ग की सीटों को लेकर तय किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ओबीसी की सीट कुछ कम हो सकती है। इसके बाद सितंबर माह में पंचायती चुनाव का बिगुल बजने की संभावना भी जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जनपद हरिद्वार और अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। आयोग ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी विनय चंद्र पांडे ने दोबारा से आरक्षण तय किए जाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 20 अगस्त को अंतिम आरक्षण जारी किया जाएगा और 21-22 अगस्त को आपत्ति ली जाएगी। वहीं 23 और 24 को आपत्तियों पर सुनवाई के बाद 25 को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में 25 जून को घर से दिन दहाड़े हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। इस मामले में खटीमा सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि घटना में शामिल चोर खटीमा से पीलीभीत की ओर माल बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। खटीमा में 25 जून को ये चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। मुखबिर के द्वारा एक हमें सूचना मिली थी कि जो ये चोरी की घटना यहाँ होशियार सिंह के घर में हुई थी, उसके 3 जो जिनने चोरी की थी वो लोग जो है पीलीभीत की तरफ एक सफ़ेद कलर की बाइक से माल बेचने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँची। इन लोगों को जो है वहाँ पर हमने रोक करके पूछताछ की, जामा तलाशी ली थी हमने। तो जामा तलाशी में जो चोरी का माल था वो उनसे बरामद हुआ। एक इसमें काशिम नाम का अपराधी है जो बरेली का रहने वाला है, उससे एक तमंचा 300 बोर का भी बरामद हुआ है और जो है 5 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 3/25 आर्म्स एक्ट की हमने बढ़ोतरी कर दी। 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार का ये वाकया बताया जा रहा है, जहां पर 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद दोनों को नज़दीकी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। जब स्थानीय लोगों से पता चला कि अचानक हुए हादसे के कारण ऐसा हुआ है, लोगों ने साथ ही साथ बताया कि दुकान के ऊपर बोर्ड लगाते समय नज़दीकी 11,000 वोल्टेज का तार दुकान के नज़दीकी होने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया। और अगर बात करें विद्युत विभाग की, तो एक बड़ी लापरवाही भी बताई जा रही है।
ऐसे में ग्राम रावली महदूद के अंदर 11,000 की लाइन ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से कई बड़े हादसों को न्योता भी दे रही है। हरिद्वार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की जहां दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दुकान के नजदीक होने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। दुकान के ऊपर बोर्ड लगाते समय यह हादसा हुआ था। खटीमा के पीलीभीत रोड मुड़ेली चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ का रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। तत्काल मरम्मत और निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुड़ेली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 3 सालों से इस रास्ते की जर्जर हालत है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 3 सालों से इतनी समस्या कि रोड में 3-3, 4-4 फीट गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा। हमने कितनी बार एसडीएम साहब को और प्रशासन को जो पीडब्ल्यू विभाग को दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं। और सर यहाँ पर ये नाली देखिए कितना पानी भरा पड़ा है, जबकि ये नाली बना है और ये रोड के ऊपर नाली है, जबकि नाली का पानी आ रहा है, नाली का पानी रोड पर आ रहा है, न कि नाली का पानी जो है सड़क का पानी नाली में जाना चाहिए। सर इस बारे में कितनी बार कार्रवाई किया मगर कोई कार्रवाई नहीं होता। हम सब ग्रामवासी इतने परेशान हैं और यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती है और कई टुक टुक वाले बेचारे हाथ पैर टूट गए हैं और यहाँ पर कब प्रशासन सुध लेगा या 2-4 लोगों की बलि लेने पर प्रशासन सुध लेगा। इसलिए मेरी सरकार से और धामी जी से और यहाँ के जो भी पीडब्ल्यू विभाग के हैं, जिनसे सबसे मेरी यही अनुरोध है कि आप इसको जल्द से जल्द पानी की निकासी कराएं। हम सब ग्रामवासी आपके बहुत आभारी होंगे। 3 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम सब ग्रामवासी उसके आगे आंदोलन के लिए बाधित होंगे। पूर्व में ही मुरेली गांव के जो निवासी मेरे पास आए थे। मुरेली में रेलवे लाइन के पास दोनों साइड से और जो रोड है उसमें जो हमारी नालियाँ वो चौक हो चुकी हैं और उससे वहाँ जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है और काफ़ी विकट समस्या है। कई लोगों को एक्सीडेंट्स भी हो गए हैं वहाँ पर। इसमें पीडब्ल्यू की रोड जा रही है तो पीडब्ल्यू को हमने निर्देशित किया और देखते हैं इसमें क्या उपाय निकलता है ताकि लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। मैं दोबारा से एक बार पीडब्ल्यू को निर्देशित कर दूंगा, उससे प्राथमिकता के ऊपर लेंगे और यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था। कोटद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्निवीर योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहेंगी। सीएम आगमन से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने। कोटद्वार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंच है वो यहाँ पर सज चुका है और अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 1:30 बजे वो ग्रास्टनगंज पहुँचेंगे। कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में उनका हेलीकॉप्टर पहुँचेगा और उसके बाद वो यहाँ से पनियाली गेस्ट हाउस जाने वाले हैं और करीब 2:30 बजे वो यहीं इसी मॉडर्न मोंटेसरी के मैदान में आएंगे, जहाँ से वो अग्निपथ जो योजना है उसका शुभारम्भ करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनके साथ जो यहाँ की स्थानीय विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। और अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम में जो यहाँ पर शहीद के परिवार है उनको भी यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार आज धामी जी का कोटद्वार में दौरा है, तो क्या तैयारियाँ आपके द्वारा की जा रही है? जी भैया, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम खंतवाल भाबर से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने पर हम लोगों ने महिला मोर्चा के द्वारा स्वागत का कार्यक्रम रखा है और हम लोग सभी यहाँ उनके लिए मुख्य द्वार पर जो है गुलाब के लीव्स और बुकेज के द्वारा उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और तिलक द्वारा जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसके अनुसार हम लोग तिलक से उनका स्वागत करेंगे और फिर उसके बाद उनको स्टेज में ले जाएगा। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है मुख्यमंत्री जी के आने से। और अगर हम बात करें कार्यक्रम की तो 19 अगस्त से 31 अगस्त तक कोटद्वार में अग्निवीर जो भर्ती है वो होने वाली है, जिसको लेकर जो प्रशासन है उसने भी यहाँ पर अपनी कमर कस ली है। कोटद्वार से सुधांशु थपलियाल की। प्रदेश भर के 13 जनपदों में स्कूली बच्चों की हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए डेटॉल ने विशेष पहल की है। करीब 50 लाख स्कूली बच्चों के लिए
कंपनी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन कार्यक्रम की शुभारंभ भी किया है। हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर के अलावा सैकड़ों स्कूली बच्चे मौजूद रहे। सरकार पूरी तरह से डिटॉल और जो हाइजीन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं, उन सब के अंदर अच्छी आदत आएगी तो निश्चित रूप से देश अच्छी दिशा में जाएगा। तो स्कूली बच्चों की हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और न केवल स्कूली बच्चों को इसमें हाइजीन रखने के लिए विशेष पहल की गई है। और चलिए अब हल्द्वानी से बड़ी खबर लेंगे। शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है। सैन्य सम्मान के साथ सेना के विशेष विमान से हल्द्वानी पार्थिव शरीर लाया गया है। हजारों की संख्या में शहीद के घर जनसैलाब उमड़ा। कई राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सैनिकों द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है। सैनिकों द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ सेना के विशेष विमान द्वारा पार्थिव शरीर लाया गया। कई राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सैनिकों द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी थी। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।